हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट की। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनका बीए प्रोग्राम में सेकंड सेमेस्टर एग्जाम अब होने वाला है। एग्जाम बहुत ही करीब है, तो भाई तैयारी ढंग से करते रहना। मैंने एक सीरीज शुरू करी थी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स के लिए, जिस सीरीज के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बन चुकी हैं, बहुत सारे चैप्टर खत्म भी हो चुके हैं और चैप्टर नंबर 7 भी इस वीडियो में खत्म हो जाएगा। आई बात समझ में? तो चलो फिर शुरुआत करते हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के साथ। और भाई पहले बता रहा हूँ, वीडियो को सीरीज में देखना, वरना हो सकता है बहुत कुछ आपको समझ ना आए, फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो भैया जो आपने पढ़ाया था वो एग्जाम में आया ही नहीं। आई बात समझ में? तो क्योंकि मैं हर एक कंसेप्ट को डीपली टच कर रहा हूँ, ध्यान से पढ़ना। करते हैं फिर इस वीडियो की शुरुआत। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। हाँ, फिर भी कोई क्वेरी कोई डाउट रह जाए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं। देखते हैं यहाँ पे इसमें क्या लिखा हुआ है। देखो, याद होगा पिछली वीडियो हमने सीडीएफ के ऊपर बात कर ली है, कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के ऊपर बात कर चुका हूं मैं। ठीक है, डेंसिटी फंक्शन के ऊपर हम इस वीडियो में नहीं तो अगली वीडियो में बात करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू भी बता चुका हूं। इस वीडियो का मेन काम है वेरिएंस सिखाना कि वेरिएंस क्या होता है। तो चलो फिर शुरुआत करते हैं आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो की। वेरिएंस निकाला समझेंगे हम यहाँ पे। तो अब ये रहा एक क्वेश्चन, अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, एक सिक्के को हमें 4 बार उछालना है। ठीक है, इस रैंडम वेरिएबल एक्स, वो इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, रैंडम वेरिएबल एक्स बनेगा। यानी कि रैंडम वेरिएबल एक्स क्या है? ठीक है, अरे हाँ, एक सिक्के को 4 बार उछाला है 4 टाइम्स, इज रैंडम वेरिएबल ऑफ एक्स इज नंबर ऑफ हेड्स। चेंज कर लो थोड़ा सा, नंबर ऑफ हेड्स। नंबर ऑफ हेड्स हमारा क्या है इस केस में, नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल है इस क्वेश्चन के लिए। तो चलो फिर, तो रैंडम वेरिएबल एक्स तो मिल गया हमें, वो क्या है, नंबर ऑफ हेड्स। अगर सिक्का 4 बार उछला है तो, पर वो सब तो बात की बात है, पहले हमें क्या बनाना होगा, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस कैसे बनाओगे? देखो भाई, 4 बार सिक्का उछला है तो मैंने आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस का फॉर्मूला समझाया था, 2 की पावर n, है ना। और 2 की पावर n क्यों? क्योंकि भाई सिक्के में 2 ही पहलू होते हैं, तो हेड आएगा टेल आएगा, तो 2 की पावर n। और n की जगह क्या आएगा कि सिक्का कितनी बार उछाला गया है, तो 2 की पावर 4, 16 हमारा आंसर आ गया। सिक्का 16 बार उछला है तो 16 का आधा कर दो। 16 का आधा तो करना आता होगा ना सबको भाई, आप किसी भी नंबर का आधा कर सकते हो, बस 2 से डिवाइड कर देना। तो जैसे मैंने 16 को 2 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर 8 आ गया। तो 4 बार लिख लो हेड। 4 बार मैंने क्या लिखा, हेड। 1 2 16 का आधा कितना हो गया, 8। तो पहले 8 बार लिखो हेड, 4 5 6 7 8, और 4 बार लिखो टेल, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर लिखो 8 का भी आधा कर दो, अब 4, तो अब लिखो 4 बार हेड सिर्फ। तो 4 बार हेड मतलब आधा करते रहो, 4 बार हेड, फिर 4 बार टेल, फिर 4 बार हेड, और फिर 4 बार टेल, और फिर अब 4 का भी आधा कर दो, 2 बार हेड, फिर 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड। और ये उम्मीद है मैंने अपने बचपन में जरूर सीखा होगा। ठीक है, और फिर 2 का भी आधा कर दो, 1 बार हेड 1 बार टेल, बस। तो हेड टेल 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 हेड और टेल। ये बन गया हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस अगर सिक्का 4 बार उछलता है तो। आई बात समझ में? तो यहाँ के टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस कितने, 16 एलिमेंट आ गए इसके अंदर। अब हम देख रहे हैं नंबर ऑफ हेड। तो नंबर ऑफ हेड देखो क्या हो सकता है, नंबर ऑफ हेड हो सकता है 0 हो जाए कि एक बार भी हेड आई ना। अब एक बार भी हेड ना, इसका मतलब क्या है कि भाई सिक्का तो उछला है, यानी कि 4 बार टेल आया होगा फिर, यानी कि ये वाला केस जब बना होगा। तो लगे आते इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी कर देते हैं, वो हम कर देंगे यहाँ पे px। ठीक है, px अब यहाँ पे कर देंगे हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/16। अब हो सकता है हेड सिर्फ एक ही बार आया हो, है ना। अब हेड देखो एक बार कितनी जगह आ रहा है, हेड सिर्फ एक बार आया हो, हेड एक बार, एक केस। इसके अलावा इस सीरीज में कोई भी केस ऐसा नहीं है जहाँ पे हेड एक बार आया हो। इसके अलावा एक केस के अलावा यहाँ पे हमारे पास दूसरा केस और ये तीसरा केस और ये चौथा केस, 4 केस हैं ऐसे जहाँ पे हेड एक बार आया है। तो 4/16 इस बात की प्रोबेबिलिटी हो गई। ये मैं कर रहा हूँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब हो सकता है हेड 2 बार आया हो, तो क्वेश्चन चेंज कर दिया मैंने आपको ताकि मैं वेरिएंस सिखा सकूं। तो 2 बार हेड आया है, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 2 बार हेड की देखिए कितनी जगह आया है, 2 बार हेड, एक बार तो यहाँ पे आया है 1 बार, और फिर एक यहाँ पे आया है 2 बार, फिर एक यहाँ पे आया है 3 बार, फिर एक यहाँ पे आया है 4 बार, और कहीं पे आया है क्या, ओहो यहाँ भी आया है 5 बार। 5 बार, बस ध्यान से देख लेना कहीं भी कोई चीज़ रह ना जाए। ठीक है, तो ये हमें मिल गई सारे जहाँ पे 2 बार हेड हैं,
ये रहा एक बार, दो एक बार, और ये रहा, इसके अलावा कोई केस नहीं है, ठीक है। मतलब ये हमारे वो केस आ गए जहाँ पे क्या है, 2 बार हेड है, 1 2 3 4 5 केस हैं ऐसे, तो 5/16, ठीक है। और तीसरा हेड 3 बार आया हो, तो हेड 3 बार देते वक्त कितने केस आएंगे, ठीक है। तो हेड 3 बार आया है, उसके लिए एक केस ये रहा, 1 2 2 और फिर 3 हो गए, 3 3 3 3 3 3 4, हेड 3 बार आया है, 4। इसके अलावा और कोई केस यहाँ पे मौजूद नहीं दिख रहा है मुझे, 4, यानी कि 4 केस बनेंगे यहाँ पे। कितना आ गया, 4/16, 4/16, और हेड आया वो 4 बार, उसका सिर्फ मात्र एक केस है, और वो कितना है, 1/16। हेड 4 बार आया, सिर्फ उसका एक केस है, ये रहा, ये वाला। अब एक बात ध्यान से समझना, शायद यहाँ पे एक केस मिस हो चुका, देखते हैं पहले एक बार। यहाँ पे 6 आएगा, 6 बार आया है, हेड 2 बार 6 केसेस में आया। एक बार दोबारा काउंट कर लेते हैं, हेड 2 बार देखते हैं कहाँ कहाँ पे आया हुआ है। एक तो ये रहा पहला केस, और फिर हेड आया दूसरा केस, फिर तीसरा केस, और फिर यहाँ पे चौथा केस, और फिर यहाँ पे 5वां केस, और फिर यहाँ पे 6ठा केस। 6 बार आया है। बात भी आपको गलती का पता कैसे लग गया, आ रहा है भाई, इन सबका टोटल कर लेना। मैंने आपको 1000 बार ये बात समझाई है, जैसे ही आप प्रोबेबिलिटी को डिवाइड कर दो, सभी में रैंडम वेरिएबल्स में बांट दो, तो इन सबका सम कर लेना। क्योंकि 3 कंडीशन होती है। पहली बात तो क्या, प्रोबेबिलिटी आपकी 0 से लेकर 1 के बीच में होनी चाहिए, यानी कि ना तो नेगेटिव होगी ना 1 से बड़ी होगी, वो तो बनी नहीं रही। इन सबका सम भी बनाना चाहिए। अब देखो नीचे वाले सबका सब सेम है, 4 और 1 5, 5 और 6 11, 11 और 4 कितने हो गए, 15 और 1 16। इससे मुझे पता लग गया था कि यहाँ पे कोई ना कोई गलती हुई है, और वहाँ पे मैंने देख लिया था एक छूट रहा है। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास, ये बन गया हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। किसका, जब रैंडम वेरिएबल x में क्या था, नंबर ऑफ हेड्स, और सिक्का कितने बचा, 4 बार उछला है। और अगर सिक्का 4 बार उछला है तो यही 5 बनेंगे कि हेड हो सकता है 0 आ जाए, एक बार भी हेड ना आए, हो सकता है 1 बार हेड आए, हो सकता है 2 बार हेड आए, हो सकता है 3 बार आए, हो सकता है 4 बार आए। 5 बार तो नहीं आएगा ना मेरे भाई, जब सिक्का उछला ही 4 बार है तो 5 बार तो हेड आ ही नहीं सकते। तो ये बन गया हमारे पास टेबल बन गई किसकी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, तो हमने ये निकाल दिया हमारा रैंडम वेरिएबल x का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमें निकालना है इसका पहले मीन निकालते हैं, क्योंकि मीन निकालना भी जरूरी है आपको वेरिएंस निकालने से पहले। उससे पहले मैं एक बार इसी क्वेश्चन से ना CDF फिर क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। CDF जिसको आता है वो इस वीडियो को इस पार्ट से थोड़ा सा स्किप करके आगे बढ़ जाए, ठीक है। तो CDF मैं बता देता हूँ, आप CDF कैसे निकालोगे। वैसे एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी आप लोगों की। अब CDF का मतलब क्या होता है, क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो देखो पहले केस में तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और CDF दोनों सेम होता है, यानी कि 1/16 यहाँ पे आएगा। अगले केस में आपको इन दोनों को जोड़ना होगा, तो 1/16 4/16, नीचे वाले सेम है, 4 और 1 कितने हो जाएंगे, 5 5/16। अब तीसरे केस में तीनों को जोड़ना पड़ेगा, इससे बड़े इसमें ये जोड़ लो, तो 6 और 5 कितने, 11 11/16। अब इस केस के आपको सबको जोड़ना पड़ेगा, इसमें जोड़ लो सीधा, 11 5 15/16, और फिर इसमें ये जोड़ लेना, तो कितना आ गया, 15 और 1 16, 16/16, 1 आ गया आंसर। तो इसका ध्यान रखना, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी ये बात समझाई थी, अगर 1 नहीं आ रहा है इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक करी है CDF निकालने में। अब हम चलते हैं अपनी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के ऊपर, और फिर हम बात करेंगे किसके ऊपर, वेरिएंस के ऊपर। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है आप लोगों को, तो क्या करोगे आप एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए, समझते हैं उसे। तो मुझे निकालना है एक्सपेक्टेड वैल्यू, यानी कि EX, ये निकालना है। तो इसके लिए बहुत आसान सा कंसेप्ट है, क्या कि मल्टीप्लाई कर दो भाई। किसकी मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, किससे, उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से। तो बस आपको जैसे 0 है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है, ये 1/16, तो कितना आ गया यहाँ पे, 0 ही आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो इसकी और इसकी, 0 आ गया। इसकी से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4/16 यूं का यूं आ जाएगा। इसकी से करूंगा तो ऊपर वाले के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना भाई, 6 दूनी 12, 12/16 रहने दो। फिर ऐसे इसकी से करोगे 4 दिए 12, 12/16, ये भी रहने दो। फिर इसकी से करोगे 4/16, यानी कि 4 1 जा 4, नीचे 16, ये आ गया हमारे पास। तो ये 4 हमारे क्या आ गए, एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई भाई। देखो एक्सपेक्टेड वैल्यू को हम बोलते हैं मीन। एक्सपेक्टेड वैल्यू को हम नाम देते हैं किसका, EX। इसको हम एक चीज से और बोल देते हैं, इसे हम बोलते हैं म्यू, ठीक है। मैं इसे प्यार से म्याऊ बोलता हूँ, सिंबल होता है ग्रीक का एक, आई बात समझ में, इसे म्यू बोलते हैं, उसे म्यू से भी दिखाते हैं कई बार। तो अगर आपको ये सिंबल आ जाए तो अभी समझ जाना आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है। इसे मैं प्यार से म्याऊ बोल देता हूँ, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू है ना भाई, अच्छा सा नाम है इसका। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू अब क्या करनी है, निकालनी है, तो इन सबका समेशन कर दो, क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है सिग्मा PX, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ X मल्टीप्लाई में X, ठीक है। मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, उसका सम कर दो। तो मल्टीप्लाई कर रखी है मैंने, ये आ गया, ठीक है।
तो ये हमें निकालना था। और ये क्या है हमारे पास, x मल्टीप्लाई में px, ये आ गया। अब इन सब का सम कर दो यहाँ पे नीचे, तो सम कर रहा हूँ लगे हाथ, ये तो 0 है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। तो अब इन सब का सम करना है मुझे, तो 4/16 12/16 कितना हो गया, तो 4/16 नीचे कितना है 12/16, तो हो जाएगा 16/16। 16 यहीं जोड़ देता हूँ यार, 0 प्लस में 4/16 प्लस में 12/16 प्लस में 12/16 दोबारा और प्लस में 4/16। जब ऐड करवाने वाले सेम है, तो 12 और 4 कितने हो गए हमारे पास, 12 और 4 हो गए, ठीक है 16, 16 और 12 कितने हो गए, 16 और 4 20, 20 और 12 हो गए हमारे 32। तो 32/16 इससे काट दूंगा 2 आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, ठीक है, मीन यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू, कुछ ही बोल सकते हो, मीन बोल लो, एक्सपेक्टेड वैल्यू बोल लो, ठीक है, म्याऊ बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारा आंसर आ चुका उसका। इसके बाद में बात करें वेरिएंस की। वेरिएंस के लिए आपको एक काम और करना होगा, आपको निकालना होगा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में पी एक्स, आपको ये निकालना होगा पहले, मतलब एक्स स्क्वायर के में पी एक्स से मल्टीप्लाई करनी है। हाँ ठीक है, तो एक्स स्क्वायर हमारा देखो, एक्स स्क्वायर हमारा लगे हाथ में, यहाँ पे एक्स स्क्वायर निकाल लेता हूँ, तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। उम्मीद है स्क्वायर करना सबको आता होगा। स्क्वायर करने का मतलब होता है उसी चीज को उसी चीज से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 0 की 0 से गुणा 1 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 × 1 1 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर 2 × 2 4, 3 का स्क्वायर 3 × 3 9, 4 का स्क्वायर 4 × 4 16, ये आ गया। इसकी मल्टीप्लाई कर दो अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से, तो 0 गुना में ये 0 ही रहेगा, 1 गुना में ये 4/16 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, और 4 गुना में ये 6, 6 तो 24, 24/16 आ जाएगा यहाँ पे। फिर 9 गुना में 4 36, 36/16 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इसकी जब मैं से करूँगा 16 गुना में 1 16, 16/16 आ गया, 16/16 यानी कि 1 आ जाएगा। ये सीधी सी बात ही है, वैसे काटने की जरूरत नहीं क्योंकि ऐड भी करना है हमें भी इसे, तो ये आ गया 16/16, ये आ गया। इसका ध्यान रखना बस। अब तो ये आ चुका हमारे पास एक्स स्क्वायर पी एक्स। जो फॉर्मूला होता है ना वेरिएंस निकालने का, अब उसको ध्यान से समझते हैं। वेरिएंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा ई एक्स स्क्वायर। देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू थी जिसे हमने दिखाया ई एक्स से। इस एक्स का मतलब होता है कि भाई यहाँ पे सिर्फ एक्स था, क्या निकालते वक्त, मीन निकालते वक्त, एक्सपेक्टेड निकालते वक्त। यहाँ पे क्या हो जाएगा ई एक्स स्क्वायर, मतलब अब एक्स स्क्वायर से निकला हुआ आंसर है उसका समेशन माइनस में सिग्मा, ठीक है, या फिर मैं इसे बोलूँ ई एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, या फिर सिग्मा ई एक्स का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास जो भी अपने मीन निकाला है। आई बात समझ में, तो इसमें से माइनस कर दो जो ये मीन निकाला है। इसे बोल भी सकता हूँ मैं, किसमें से आप माइनस करोगे, जो भी आपने मीन निकाला है। और मीन क्या है उसके ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, तो अगर मैं इसको दोबारा लिखूँ एक बार तो ये बनेगा ई एक्स, या कि एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स स्क्वायर रखा था हमने इसमें, और यहाँ पे आ जाएगा ई एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ये निकाला है, ये रहा, इसका सम कर लो यहाँ पे, पहले सम करोगे आप इसका, तो ये बनेगा 4 और 24 28, 28 और 36, तो 8 और 6 14, मतलब 28 36 और 8 44, 44 और 20 कितने हो गए 64, 64 और 6 हो जाएगा हमारा, क्या नाम है 70, और 10 80, 80 हो गया हमारे पास ये। तो ये तो आ गया हमारे पास कितना 80/16, तो 80/16 डिवाइड कर दूंगा तो 5 आ जाएगा, 5 आ गया। और माइनस में करना है ये क्या, मीन का स्क्वायर, यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू का स्क्वायर। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू जो थी वो कितनी आई थी 2, एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 2, तो 2 का स्क्वायर करूँगा कितना आ जाएगा 4, तो 5 में से 4 या कितना आ गया 1। तो ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला था, वैल्यू पुट कर दी, बस ये आ गया। तो ध्यान रखना पहले आपको ये निकालना होगा, एक्स स्क्वायर निकालोगे, आई बात समझो, फिर आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे किससे, पी एक्स से, जैसे मल्टीप्लाई कर दी वो आ गया, उन सबका सम, ठीक है, उसमें से माइनस करोगे आप मीन यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू जो आई थी उसके स्क्वायर को, तो ये आ गया हमारे पास 1 आंसर आ गया। ये हमारे पास आ गया वेरिएंस। और लगे हाथ में एक चीज समझा देता हूं, वो है स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि एसडी। याद होगा एसडी का फॉर्मूला मैंने बहुत पहले बताया था पुरानी वीडियोस में कि एसडी निकलता है अंडर द रूट वेरिएंस करके। तो अगर आप यहाँ पे इसका एसडी निकालोगे तो √1 1 ही होता है। आई बात समझ में, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहां से हमने ये बात समझ ली,
क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इनकी CDF कैसे निकलता है। डेंसिटी फंक्शन की बात ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा अलग से, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ग्राफ से समझाऊंगा उसे मैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू भी खत्म हो चुका है, वेरिएंस भी खत्म हो चुका है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी खत्म हो चुका है। इसी के साथ लेसन नंबर 7 भी क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। मात्र एक कंसेप्ट डेंसिटी फंक्शन को छोड़ के, ठीक है। ये कंसेप्ट चैप्टर में 6 में भी था, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। आई बात समझ में। अब जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से, ठीक है। और मिलते हैं फिर अगली क्लास में।